आइए, पोजीशन की बात हुई तो शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक्स एसपीएल मिड कैप्स हमारे दो खास मेहमान है, तैयार करते हैं। स्वागत। स्वागत है आपका। सेठी साहब और पालवे साहब दोनों हमारे साथ हैं तैयार एसपीएल मिड कैप्स के लिए। सेठी साहब, मॉर्निंग सर, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो अभी 1140 के आसपास ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि भारत की एक लीडर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने में। 55% से ज्यादा का इनका मार्केट शेयर है और इन्होंने हाल ही में एक रायपुर में नया मेगा प्लांट एक चालू किया है, जिसके अंतर्गत ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो कलर कोटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसके कारण इनके मार्जिन्स में, जो ऑलरेडी अच्छे मार्जिन्स है, उनमें और सुधार होगा। कंपनी के 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। फिर ये जो स्ट्रक्चरल ट्यूब्स बनाती है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैटर करती है, जैसे अर्बन इंफ्रा हो गया, हाउसिंग हो गया, इरिगेशन, सोलर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग। तो एक जबरदस्त कामकाज वाली कंपनी है। बाकी एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 50,000 से ज्यादा रिटेलर्स है और इन्होंने एक साउथ बेस्ड कंपनी है संकरा बिल्ट वन, जो कि इन्हीं सब प्रोडक्ट्स में डील करती है। उस कंपनी में अराउंड 10% हिस्सेदारी ले रखी है, तो उस वजह से भी इनका साउथ में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, बहुत ही दमदार नतीजे आते रहते हैं आमतौर पे, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और 1350 का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है। 9 से 12 महीने के लिहाज से एपीएल अपोलो पे सेठी साहब का भरोसा है, लेकिन पालिवा जी भी हमारे साथ हैं। सर मॉर्निंग, स्वागत है। जरा बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी बैंकिंग स्पेस से सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। ये बैंक में अगर हम देखें तो मंथली सेटअप पे अगर इस स्टॉक को देखें तो ये 6-7 मंथ है जहाँ पे एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से रिकवरी मिली है, अब ये स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। वीकली डेली सेटअप पे स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो एक बड़ा करेक्शन था अब ये कहीं ना कहीं रिवर्सल होते हुए दिख रहे हैं और लॉन्ग टर्म सेटअप पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सीएसबी बैंक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब आना चाहिए 330 से लेकर 340 तक के। कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप्स मिलती है तो उसको ऐड किया जा सकता है। 255 253 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 253 से लेके 240 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 230 के आसपास। सब बैंक्स के लिए अच्छा दिन दिख रहा है। चुनिंदा मिड कैप बैंक्स में देखिए जबरदस्त तेजी बनी हुई है। फेडरल बैंक अभी भी एक्शन में है। एक बार टारगेट फिर से बता देंगे पालिया साहब सीएसबी बैंक के लिए। तो हम यहाँ पे 330-340 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीएसबी बैंक। ओके, तो सीएसबी बैंक यहां पर करनी है आपको खरीदारी। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी आ रही हैं, एक बार वो भी ले लेते हैं और थोड़ी देर में किरण जी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं एक अपनी पिक के साथ। फोन ऑफ फ्रेंड किरण जी भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले एक बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाले मुदित। बताएं सर। दिवांशु, देखिए अभी मॉर्निंग शो की शुरुआत में हमने बीईएल पे बात करी थी और बीईएल हाई ऑफ द डे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और उसका जो ऑप्शन सुझाया था उसमें करीब ₹1.5 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले हैं। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर करीब 8-8.5 हजार का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी भी उसको छोड़ना नहीं है। जो टारगेट्स दिए हैं ₹5 और ₹6 वो डेफिनेटली हासिल होते हुए नजर आएंगे। अब एक ऐसा ही स्टॉक जहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी है और ऑप्शन चेन डेटा भी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिड कैप आईटी कंपनी है, मैं बात कर रहा हूं बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट। यहां पर खरीद के चलेंगे। सबसे पहले कैश फ्यूचर ऑप्शन कैसे भी आप खरीद के चल सकते हैं। स्पॉट के लेवल 296 है, यहीं पर खरीदेंगे। क्लियर कर पहला टारगेट होगा 305 का, दूसरा टारगेट 310 का होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 292 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है, बाय करके चलना है। दूसरा ऑप्शन खरीदेंगे, ₹300 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब ₹5.70 80 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर खरीदेंगे। पहला टारगेट डबल का टारगेट ₹11 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है ₹14 का और स्टॉप लॉस रहेगा ₹4 का।
क्लियर कट अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। और देखिए हम सीरीज के थर्ड वीक में ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी सीरीज में कोई बड़ा अपसाइड मूव या बड़ा करेक्शन मार्केट्स में नहीं देखने को मिला है। तो यहां से अब जो भी मूव आएगा, ऑप्शंस के टारगेट बड़े बड़े निकल कर आएंगे, बड़ा मूव ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन का कोई भी कॉल यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो 300 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 11 और 14 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए का। तो बिरला सॉफ्ट ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड करिए, या फिर अगर आप स्पॉट के लेवल देखें तो 305 और 310 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। हिमांशु जी के पास चलते हैं, एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, ये कैश का ऑप्शन है इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी में हालांकि दोनों ही इंडाइसिस में खुलने के बाद डेटा नेगेटिव है। निफ्टी ज्यादा रिलेटिवली वीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग जो गैप था वो बड़ा था एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद, लेकिन खुलने के बाद डेटा नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। और 41,700 41,800 के गैप से लास्ट वीक बेस बनाने के बाद हमने ऑलरेडी एक 800-900 पॉइंट की रन अप यहाँ पर आते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 42,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है, जो कि 270-275 के आसपास करंटली ट्रेड करता है। यहां पर 220 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 350 रुपए, दूसरा टारगेट 410 रुपए का। बैंक निफ्टी में 42,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है 220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 350 और 410 के टारगेट्स के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में यहां से 42,200 और 42,100 तक के लेवल्स आज और कल तक देखते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस पुट ऑप्शन के टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए बैंक निफ्टी, जहां पर आपको 42,600 का पुट खरीदना है। 270 के लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आई किरण जी भी हमारे साथ तैयार। फोन अ फ्रेंड, एक स्पेशल पिक आ रही है किरण जी की तरफ से। स्वागत है किरण जी, बताएं सर कौन सी कॉल लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग दीप। देखिए हम अभी थर्ड वीक जनवरी सीरीज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अभी ये बहुत बड़े ट्रैपिंग का वीक रहेगा, और मैंने ऐसा पीएसयू क्षेत्र का बैंक चुना है जहां पे मिनिमम करेक्शन देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इधर मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा। 58 एट द मनी कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। 2 रुपए 10 पैसे पे मिल रहा है, यही पे लेना है। आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए 70 पैसे रहेगा, यानी 40 पैसे का रिस्क है, और टारगेट काफी बड़े हैं। 3 रुपए 80 पैसे, 4 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसके 2 कारण है प्राइमरीली। एक तो पिछला स्विंग टॉप जो था उसको निगोशिएट करते जा रहे हैं हम बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, और सबसे बढ़िया बात जो है वो है ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में हमें देखने को मिल रहा है लगभग 60-62 तक के सारे कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और 58 के कॉल ऑप्शन में 1.8 करोड़ शेयर्स है। तो मेरा मानना है कि ये सब ट्रैप होते नजर आएंगे, और एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल जानी चाहिए। कैश लेवल की बात करें तो हम 61-62 के टारगेट देखने को मिलेंगे। उस लिहाज में मेरा मानना है कि मेरा टारगेट जो 3.84 रुपीज का है वो आता नजर आएगा। आपको 40 पैसे के रिस्क के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस लेने की सलाह है। ओके, बैंकिंग स्पेस में अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है, और उसी कड़ी में स्पेशल पे किरण जी की तरफ से पीएनबी की कॉल 58 की आपको उठानी है 2 रुपए 10 पैसे के पास, और यहाँ पर 3 रुपए 80 पैसे, इवेंचुअली 4 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। आइए 10 की कमाई की बहुत सारी पिक्स लेने हैं। शुरुआत सिमी जी के साथ करते हैं। सिमी जी बताइए। नेहा, आज के लिए 10 की कमाई का जो पिक होगा वो मेरा पुराना स्टॉक है, और लास्ट फ्राइडे को मैंने दिया था वही रिपीट करूंगी। ग्रेविटा इंडिया पूरा मतलब चार्ट देखेंगे तो एकदम छोटे चार्ट जो है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली जो भी पैरामीटर्स है, एनुअल चार्ट भी देखेंगे, सारे पैरामीटर्स में स्टॉक ऊपर है और स्टॉक ऑल टाइम हाई में है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। उस समय मैंने 446 के आसपास दिया था लास्ट फ्राइडे को। अभी भी ये स्टॉक करंट लेवल पर भी खरीदारी करके चलने का ही सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि 475 से 485 का पहला टारगेट, वो तो मुझे लगता है कि एक आध दिन में ही आ जाना चाहिए। वो यही टारगेट मैंने फ्राइडे को भी दिया था। तो 475 485 क्रॉस करने के बाद 510 520 का टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ग्रेविटा इंडिया खरीद कर चलने का सलाह होगा। 435 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये मेरा 10 की कमाई का कॉल है। और स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। आई थिंक जैन साहब और सी साहब के भी रेडार पर रहा है ये काउंटर, यहाँ पर रखनी है आपको नजर एक बार एथर इंडस्ट्रीज पर भी कर दीजिए। यहाँ पर एक प्लांट से इन्होंने कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। सूरत में इनका एक प्लांट था,
जहां पर इन्होंने कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। साथ ही करीब 190 करोड़ का और केपेक्स भी ये प्लान कर रहे हैं। इस प्लान के डेवलपमेंट का यहाँ पर रखिए नजर। ये आपके लिए खबर आ रही है एथर इंडस्ट्रीज के लिए। आइए बग्गा साहब से बात करनी है। जैसा हम कह रहे थे करेंसी मार्केट, सर गोल्ड की तो हमने बात करी और करेंसी का क्या इंपैक्ट आ रहा है, बट 115 वाला डॉलर सर 102 के नीचे आ गया। रुपए में कल पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 1.5 रुपए की रिकवरी आई थी। बहुत ही शानदार एक्शन रहा। क्या वो जो एक डॉलर की पीक की तो आपने पहले भी बात करी थी, वो तो खैर अब दिख रहा है निकल गया, बट अब करेंसी मार्केट को लेकर आउटलुक क्या बनता है? यहां से और स्ट्रेंथ आ सकती है बाकी करेंसीज में डॉलर के मुकाबले? जी बिल्कुल। एंड नेगेटिव डॉलर बहुत एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड हो गया है कि डॉलर यहां से नीचे जाएगा क्योंकि रेट्स पीक हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का पीक क्रॉस हो गया, डॉलर का पीक क्रॉस हो गया, तो यहां से डॉलर कर सकता है। देखिए ये जो साइकिल थी 92 के DXY लेवल से शुरू हुआ था, 92 से 114 पहुंचा था, अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो लगता है यहां से और डॉलर वीकन करेगा इस साल में। यही है कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है, सेफ हेवन बाइंग आती है, वैसे जरूर रहता है, लिनियर नहीं रहता है और झटकों में मूव करेगा, बट यहां से नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। और जी चलिए अच्छा। और रुपए पर कोई आउटलुक सर? रुपए अब RBI पे डिपेंडेंट है दीप, यहाँ से और स्ट्रेंथन हो जाता, बट RBI बहुत एक मेजर्ड और कैलिब्रेटेड मूव्स करता है रुपए में। तो जैसे पिछले साल इंटरफेरेंस था, RBI का जरूर इंटरवेंशंस था रुपए का डाउनवर्ड स्लोप में भी, तो ऊपर जाते हुए भी RBI यही देखेगा चाइना क्या कर रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी करेंसी कैसे हो रही है। बट डॉलर का जो अहमियत ये है कि डॉलर कम जाता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज फिर से आते हैं, तो फ्लोज शुरू होने चाहिए। वो हमारे मार्केट में नहीं आए, 16,000 करोड़ निकला है पहले 9 दिनों में, तो वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मूव जरूर रहा है। होपफुली वो टर्न करेगा, बट बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हम देख रहे हैं, स्पेशली चाइना में पैसा बहुत तेजी से जा रहा है। और आई थिंक थर्सडे को सर आपसे हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह का फंड फ्लो एनवायरनमेंट हो रहा है, FIs की लगातार बिकवाली हमारे बाजार में, तो एक वो कंसर्न है, बट बाकी सारे फैक्टर्स अच्छी तरह यहाँ पर आपके लिए प्लेस होते हुए दिख रहे हैं। चलिए इस पर और अभी बात करेंगे सर के साथ। आइए उससे पहले एक 10 की कमाई ले लेते हैं। राकेश जी कुणाल जी का स्टॉक बताएं सर, कौन सा काउंटर लेकर आए हैं 10 की कमाई के लिए? देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है केयर रेटिंग को, और इसको अगर आप चार्ट पर देखें तो ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट हो चुका है। नीचे के लेवल्स पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और उसके बाद स्टॉक में दोबारा तेजी बन रही है। तो हमें लगता है कि मौजूदा स्तरों पर और गिरावट में अगर आप केयर रेटिंग को खरीदें तो इन स्तरों से काफी बड़ा अपसाइड आपको यहां पर बनता हुआ दिख सकता है। तो यहां पर हमारी 10 की कमाई में मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की राय है। गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें। ओवर टू राकेश। दीपांशु 649 के अराउंड चल रहा है। 1 से 2 महीने का नजरिया बना के हमें लगता है कि के रेटिंग में निवेश करें। 780 के टारगेट्स हैं और इन टारगेट्स के लिए के रेटिंग में गिरावट में निवेश की राय है। ओके, तो 780 का टारगेट खरीदारी के रेटिंग्स में करके चलनी है। आइए SPL मिड कैप्स में पालिया साहब और सीटी साहब हैं तैयार। पालिया साहब, CSB बैंक आपकी कॉल रही लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल बेसिस पर कौन सा स्टॉक पसंद है सर आपको? दीपांशु जी, पोजिशनल में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट ये 4th वीक यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है डेली वीकली सेटअप पे। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप पे बनते हुए दिख रही है, मिंडा कॉर्प एक अच्छा अप मूव यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 280 से 290 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से करीब 202 रुपए के आसपास। तो ये है आपके लिए मिंडा कॉर्प जिस पर करनी है खरीदारी। सिटी साहब, आपकी भी पोजिशनल पिक बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरी आज की पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है NCC, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो अभी 94 के आसपास ट्रेड करता है। एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, हाईवेज, फिर वाटर सप्लाई और इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, इन सब सेगमेंट में काम करती है। एक जबरदस्त कंपनी है जिसकी
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, क्लोज टू 40,000 करोड़, और रेगुलर इंटरवल पे हम देखते हैं नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं इनको। फिर हाल ही में जो इनका काफी प्रोजेक्ट्स है, जो रोड के टोल प्रोजेक्ट्स है, और हमने देखा दिसंबर महीने में टोल कलेक्शन काफी बड़ा है। जब से सरकार ने फास्टैग इंप्लीमेंट किया तब से हम देख रहे हैं कि टोल कलेक्शन में एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और वैसे भी मैं इन द रन अप टू द बजट ये सेक्टर पे बुलिश हूं। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। 110 का मेरा इसका पोजिशनल टारगेट है और 88 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए एनसीसी, जिस पर करनी है खरीदारी। लगातार रेडार पर रहा है, कई बार इस पर आपने देखा है, रिसेंटली कॉल्स भी आए हैं, और जो हमारी भी बजट की थीम है इंफ्रा और रोड डेवलपर्स इन पर्टिकुलर को लेकर, वहां पर भी ये फिट इन होता है। इनफैक्ट बजट की थीम की बात ही निकली है, तो आइए बाजार पर भी एक आउटलुक ले लिया जाए। हमारी खास सीरीज मार्केट मांगे मोर, इसकी है तैयारी, और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मार्केट मांगे मोर में आज हमारे साथ हीलियोस इंडिया के डिंशा ईरानी साहब हैं तैयार, हमारे खास मेहमान हैं, और कई बार मार्केट पर अपना आउटलुक हमें देते भी हैं, और आगे की एडवाइस भी सर की तरफ से मिलती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, और क्योंकि अब तो सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी हैं सर बजट के लिए, पूरा फोकस भी वहीं पर आ गया है, तो उसी से करते हैं शुरुआत। बताएं सर, कुछ की एक्सपेक्टेशंस आपकी बजट की तरफ से, या क्या कुछ है बजट में जो आप देखना चाहेंगे? दीपांशु जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। पहली बार आया आपको भी और हीलियोस की पूरी टीम को भी नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सर। आशा करते हैं उतना ही सक्सेसफुल रहे जितने पिछले बाकी सारे आपके रहे हैं सर। बताएं। धन्यवाद। अच्छा जी, तो बजट का ऐसा है कि एक तो गवर्नमेंट ने आपको याद होगा कि 2 साल पहले एक ग्लाइड पाथ दिया था डेफिसिट का, तो वो हमें लगता है कि इस बार जो ग्लाइड पाथ के हिसाब से था 6.4% का डेफिसिट था, वो शायद ना मैच कर सके, क्योंकि काफी वन ऑफ एक्सपेंसेस हो गए थे इस बार। शायद वो थोड़ा एक्सीड हो जाएगा, लेकिन वो उससे चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक ही अच्छा ही हुआ है जो हुआ है, क्योंकि केपेक्स में ज्यादा ध्यान दिया था गवर्नमेंट ने। और साल का जो ग्लाइड पाथ में आई थिंक जो था वाज अराउंड 5.8% कुछ था, 5.6 या 5.8 इफ आई रिमेम्बर राइट। तो वो शायद मोरलेस वो मैच ही कर लेंगे, और यही हमें चाहिए कि दे स्टिक टू द ग्लाइड पाथ, मतलब ज्यादा डाइवर्जेंस ना हो। और दूसरा ये कि जैसे आपके पहले अभी जो चंद मिनटों पहले आपने बोला था कि केपेक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो एक चीज ये समझ लीजिए कि ये एक आखिरी बजट है जो फुल बजट रहेगा बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हैं आपके मई में होंगे, शायद मिड ऑफ ईयर नेक्स्ट ईयर मई के आसपास होंगे, तो उसके पहले ये पहला ही आखिरी बजट होगा जो फुल बजट होगा। तो यहाँ पे काफी पॉपुलर मेजर्स होंगे इस बजट में, मेनली टारगेट करेंगे शायद रूरल को, और जो पुअर सेक्टर है उधर टारगेट होगा ज्यादा। तो वहां पे अगर टारगेट करिए भले करिए, लेकिन आई थिंक केपेक्स का भी ध्यान रखिए, और थोड़ा डेवलपमेंट का भी ध्यान रखिए। लाइक रूरल में अगर जो कर रहे हैं तो डेवलपमेंटल केपेक्स होना चाहिए रादर देन प्योर सब्सिडीज बीइंग गिवन आउट। तो ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, और केपेक्स हैवी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी भी रिलक्टेंट है केपेक्स करने को। तो गवर्नमेंट को वो जो वॉइड बोलते हैं, जिसको जो गैप है, वो गवर्नमेंट को फिलअप करना पड़ेगा, इसलिए उनका थोड़ा केपेक्स हैवी होना पड़ेगा। और दूसरा, बाजार का टिंकर मत कीजिएगा, कैपिटल गेन्स वगैरह, टैक्स वगैरह या टेन्योर का जो बात चल रहा है थोड़ा, तो वो शायद अवॉइड ही करे तो ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है, और ये अगर जैसी खराब खबर आई तो ऑब्वियसली गिर सकता है, गिवन दैट ग्लोबली आल्सो मार्केट्स आर नॉट दैट स्टेबल। तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें तो लग रहा है कि ठीक ही रहेगा बजट। चलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इन पर्टिकुलर एक बड़ा कंसर्न बन रहा है, बट अदरवाइज बजट ठीक ठाक ही रहना चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट पर अगर सरकार की तरफ से आप कुछ ज्यादा टिंकरिंग नहीं देखते हैं तो वो भी बाजार खुश लेगा। वैसे सर इकोनॉमी के हालात तो अच्छे दिख रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन डेटा काफी मजबूत रहा है, 1.5 लाख करोड़ के करीब अब एवरेज आउट हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। ऑयल कंट्रोल में, अभी बग्गा साहब से बात चल रही थी, रुपए भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो उस हिसाब से क्या आउटलुक बनता है इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को देखकर बाजार के लिए? देखिए दीपांशु जी, द फैक्ट इज के ये सब बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं, और दूसरा एक और चीज है कि गवर्नमेंट की जो लास्ट ईयर की काफी एक्सपेंडिचर थे जो वन ऑफ थे, तो वो सब अभी जा सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के पास काफी स्पेस है
फिस्कल कंसोलिडेशन का, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ज्यादा कंसोलिडेशन पे ध्यान रखिए। ऑब्वियसली होगा भी, क्योंकि आप देखिए कि फोरेक्स भी अब उनको संभालना पड़ेगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो संभालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक गैप इतना बड़ा रहेगा उनके पास कि वो केपेक्स आराम से कर सकते हैं उस गैप में। और आपने देखा कि सब्सिडी इन अ वे फूड सब्सिडी कंटिन्यू किया, बट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी कम ऑफ वो थोड़ा कम हो गया है। और दूसरा नॉमिनल जीडीपी, एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर नॉमिनल जीडीपी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इस बार तो 15.5 के आसपास जीडीपी ग्रोथ है, पर अगले साल नॉमिनल जीडीपी 11% हो जाएगा, इसलिए आपका जो कंपैरिजन होते हैं वो थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं वहां पे। तो ये सब ध्यान रखते हुए, जैसे आपने बोला कि है काफी जगह है गवर्नमेंट के पास, तो वो सब इसलिए हमें ये लग रहा है कि ये बजट इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। इनफैक्ट बाजार के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें लगता है न्यूट्रल के आसपास ही रहेगा, प्रोवाइडेड जैसे आपने पॉइंट आउट किया था कैपिटल गेन्स के साथ कुछ टिंकर अराउंड ना हो तो बेटर रहेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स मत टच करिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये क्लियर व्यू आ रहा है सर की तरफ से। सर केपेक्स की थीम की तो आपने बात करी, बट कोई थीम्स बजट के लिहाज से या बजट के बाद जो ज्यादा फोकस में आनी चाहिए? ये देखिए, जब भी आपका हमारा तो ये कहना है कि मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में इंडिया मार्केट इतना बेहतरीन रहेगा कि कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। आज की तारीख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज चाइना ओपन अप हुआ था अक्टूबर एंड के आसपास, और उसके बाद नवंबर इनफैक्ट में ओपन आउट हुआ था। उसके लिए आपने देखा कि काफी फ्लोज मूव आउट हो गए इंडिया से चाइना की तरफ, पर ये हमें लग रहा है कि एक आध महीने में फिर से इवन आउट हो जाएंगे, बिकॉज चाइना ने कर लिया जो करना था। इनफैक्ट 31 अक्टूबर से अभी तक आप अगर जो रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें चाइना का, तो इट्स अप सम 47% और इंडिया फ्लैट फ्रॉम दैट डेट। तो वो आई थिंक दैट परफॉर्मेंस इज इवनड आउट, और यहाँ से आपको दिखेगा कि शायद वापस फ्लोज चालू हो जाएंगे। बट मीडियम टर्म में जैसे मैंने बोला कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का इतना बेहतरीन रहेगा कि इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय एनी, मतलब ग्लोबली भी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से स्ट्रांग रहेंगे। तो उसके चलते आप अगर जो देखें, जैसे हमें तो ये लग रहा है कि इंडिया अभी 5वीं रैंक में है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्लोबली, पर बाय 2028-2029 वो शायद तीसरे नंबर पे आ जाए। और अगर जो वो आप देखें ऐसा ग्रोथ अगर जो दिखते हैं किसी इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर फेसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, इंडिया में नॉर्मली कंज्यूमर फेसिंग प्राइवेट बैंक्स ही हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर मोर ऑफ केपेक्स ड्रिवन प्लेस, तो वो सब बहुत ही अच्छा करते हैं। दूसरा कंजम्पशन सेक्टर अच्छा करता है, और इंडिया में तो जैसे ही आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो आपको दिखेगा कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स प्ले आउट होंगे। इसलिए आज की तारीख में हमें स्मॉल डिस्क्रिशनरी अच्छे लगते हैं, स्पेंड वाले अच्छे लगते हैं, और आगे चल के हमें बिग डिस्क्रिशनरी ऑल्सो अच्छे लगते हैं, पर दूसरा अफोर्डेबल लग्जरी अच्छा लगता है। तो ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज याद रखिए, मैं सिर्फ डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ आज की तारीख में, विच लुक वेरी गुड। चलिए सेक्टर्स की तो बात समझ ली सर, बट एक जरा आउटलुक नतीजों के सीजन पर भी दें। शुरुआत तो ऑफ कोर्स आईटी ने करी है, अब तक कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स नहीं आए, बट ऐसे खराब भी नंबर्स नहीं आए। आईटी भी देख लीजिए, ओवर द वीकेंड एचडीएफसी बैंक, एल&टी फाइनेंस के भी नंबर्स अच्छे थे, तो ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक नंबर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी तो शुरुआत ही हुई है। अर्निंग्स पर आपका क्या व्यू है? जी देखिए, अर्निंग्स का ऐसा है कि एक नॉर्मली जो शुरुआत में जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमेशा अच्छी कंपनियों के होते हैं, और बाद में जाके आपके जो टेल एंडर्स होते हैं वो बैटिंग करने आ जाते हैं, लिटरली वैसा ही होता है। तो उसके हिसाब से शुरुआत के जो नंबर थे वो ठीक ही थे, अच्छे नहीं थे एक्चुअली। आप आईटी की बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट एक तो टॉप लाइन में अभी नहीं आया है, लेकिन हमें ये लगता है कि आगे चल के टॉप लाइन ग्रोथ में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आएगा। टी ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे अभी की तारीख में जो नंबर दिखा रहे हैं उससे काफी कम ग्रोथ नंबर्स होंगे टॉप लाइन के। मार्जिन कंप्रेशन नहीं रहेगा, मार्जिन फिर भी ठीक रहेंगे बिकॉज मैन पावर ठीक हो गया। तो वो सब देख के हमें लग रहा है कि आईटी अवॉइडेबल है, उससे दूर रहे तो ठीक रहेगा। दूसरा, जैसे आपने बैंकिंग की बात की, वहां पे हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा एचडीएफसी बैंक का नंबर्स बहुत बढ़िया थे, थोड़ा डिपॉजिट में थोड़ा उनका थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, लेकिन आई थिंक मेनली दैट विल कम अप। अगर जब आप कॉल पे थे तो रीजन भी दिए थे क्यों डिपॉजिट स्लो हुआ था, बट एनीवे दैट विल कम अप वेरी शॉर्टली, तो वो वहां पे कंसर्न नहीं है। दूसरा, जो कमोडिटी ड्रिवन प्लेस है वहां पे आपको प्रेशर दिखेगा,
क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कम ऑफ, तो इसलिए आपको कमोडिटी ड्रिवन जो कंपनीज है वहां पे थोड़ा प्रेशर दिखेगा। लेकिन चाइना ओपन अप होते ही आपको दिखेगा कि वापस कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ गए। इसलिए हमें यही लगता है कि ग्लोबली भी थोड़ा इन्फ्लेशन में रह रहे हेड अगेन, एक बार कंजम्पशन चालू हो जाता है चाइना में तो पर 6 महीना अगला थोड़ा ट्राइंग रहेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबल, तो उसको देख के थोड़ा सावधानी बरते तो बेहतर है। तो थोड़ा नतीजों के लिहाज से सावधानी जरूरी रहेगी। थोड़े आने वाले कुछ समय नतीजों के लिए वॉलेटाइल रह सकते हैं, बट एटलीस्ट जैसा सर कह रहे थे शुरुआती परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी कंपनीज की अच्छी रहती है, उसके बाद ही असली नतीजे का सीजन पहले आता है। सर बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, बजट और उसके बाद भी आपसे बात करेंगे और आगे का भी आउटलुक लेंगे, बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईरानी साहब जी बिजनेस को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। आइए बढ़ते हैं आगे और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आने वाली है, बजट से जुड़ी खबर अभी बस कुछ ही देर में हम आपके लिए लाने वाले हैं कि इस बजट में क्या आ सकता है। कुछ बेहतरीन खबरें हमारे सारे रिपोर्टर्स आपके लिए ला रहे हैं बजट को लेकर। बग्गा साहब से भी बात करनी है और एक खास मैनेजमेंट से भी करेंगे बातचीत। आइए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात को बढ़ाएंगे आगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद 10 की कमाई में। आइए 10 की कमाई हम ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एसपीएल मिड कैप्स भी चल रहा है। पहले एसपीएल मिड कैप्स में शॉर्ट टर्म पिक्स ले लेते हैं, फिर एक खास मैनेजमेंट से भी करनी है हमें बातचीत। बताएं सेठी साहब, आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक कौन सी है सर? बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो आईटी स्टॉक है। आईटी सेक्टर अब फोकस में आया है जब से हमने जो आईटी बिगीज के नतीजे देखे, चाहे वो टीसीएस है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इवन विप्रो, तो नतीजे अच्छे हैं। मतलब बाजार के जो एस्टिमेट्स थे उनसे उनको बीट किया है। तो मुझे लगता है अब मिड कैप आईटी स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहां से मैंने आज पिक किया जेंसार टेक्नोलॉजीज को, जो 212-213 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि हर्षवर्धन गोइंका ग्रुप की कंपनी है और मेनली बीएफएसआई, फिर क्लाउड, एडवांस इंजीनियरिंग, डेटा और प्लेटफॉर्म्स, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। इन्होंने बहुत अच्छा टाई अप किया हुआ अपने दोनों सेगमेंट के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अडोब के साथ, फिर अमेजॉन और गूगल के साथ भी क्लाउड के कंप्यूटिंग के लिए टाई अप किया हुआ, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ओरेकल और एसएपी के साथ इनका टाई अप है। दमदार फंडामेंटल्स है और इसके भी नतीजे आने वाले हैं 23 जनवरी को। और मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे हमने बड़े आईटी स्टॉक्स, आईटी कंपनी से देखे हैं, मुझे लगता है कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वो भी इस बार अच्छा करेंगे। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे, जो कि एक बहुत अच्छे करेक्टेड लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, ईयरली हाइज वुड बी क्लोज टू अराउंड 500। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 225 का, स्टॉप लॉस रखना 208 रुपए का। ओके, 225 का टारगेट, 208 का स्टॉप लॉस। जेंसार टेक्नोलॉजीज, इस पर करें खरीदारी। पालविया साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर? तो दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी मुकुंद लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो जो फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, ये हमें लगता है कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। और डेली चार्ट पे देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ये पिछले 3-4 महीनों से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी हुई है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 165 से लेके 175 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो मुकुंद लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 120 के आसपास, टारगेट 165-175 के। ओके, मुकुंद पर करें खरीदारी। यह है पालविया साहब की शॉर्ट टर्म पिक। आइए बजट के लिए कुछ बेहतरीन एक्सक्लूसिव स्टोरीज हमारे संवाददाता आपके लिए ला रहे हैं और उसी सीरीज में इस बजट में क्या आ सकता है, एक और खास एक्सक्लूसिव है आपके लिए तैयार। नई दिल्ली से तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं और क्या आ सकता है इस बजट में? बिल्कुल दीपांशु, बताना चाहूंगा कि बजट में भी सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है फिस्कल डेफिशिएट के बाद वो होता है कि प्राइवेटाइजेशन किन कंपनीज का होने वाला है, और उसके लिए दीपम पे नजर रहती है, दीपम का रेवेन्यू टारगेट क्या होगा। तो जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो दीपम का रेवेन्यू टारगेट होगा 65,000 से कम होगा, करीबन 40,000 से 45,000 का टारगेट सरकार रख सकती है दीपम के रेवेन्यू टारगेट के लिए, बजट एक्सपेक्टेशन के लिए। इसका रीजन भी साफ है क्योंकि इस साल कोई बड़े ऐलान सरकार नहीं करेगी किसी भी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के। जो भी
ऑलरेडी अनाउंस है या जो पाइपलाइन में है वो ही इस साल पूरी किए जाएंगे। पाइपलाइन में जैसे कि आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, RINL है, NINL की बिड्स है। तो ये ही इस साल को पूरा करने का उद्देश्य रखा जाएगा। और एक जो 2021-22 के बजट में जो ऐलान किया गया था कि 2 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना है, सरकार चाह रही है, नीति आयोग की भी रिकमेंडेशन थी कि बैंकों का और 2 इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो वो भी इस बजट में इस साल, या ये कहें कि इस बजट के अंदर पहले उनको बिल लेकर आना था, वो बिल भी इस बजट में लेकर आ पाना काफी मुश्किल है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है वो 2024 के बाद ही सरकार सोचेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है। तो उस बीच सरकार जो है वो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस के प्राइवेटाइजेशन पे विचार नहीं कर रही है। अब जो होगा वो 2024 के बाद होगा। लेकिन जो दीपम का टारगेट है उसको कम किया जाएगा, 40,000 से 45,000 करोड़ के आसपास ही दीपम का टारगेट रखा जाएगा, जिसमें से यदि हम देखें तो आईडीबीआई एक बड़ा चंक होगा, या RINL, NINL ये एक बड़े चंक होंगे जो दीपम के टारगेट को पूरा करने में को हेल्प करेंगे। डाइवेस्टमेंट टारगेट इस बार आने वाला है सरकार की तरफ से, और आईडीबीआई पर रखिए नजर, वहां पर तो हमने खबरें भी देखी हैं, EOIs आना शुरू हो गए हैं और साथ ही कुछ और छोटे मोटे डाइवेस्टमेंट्स। बट कुल मिला के थोड़ा एक रियलिस्टिक टारगेट सरकार की तरफ से आ रहा है डाइवेस्टमेंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, ये खास एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए, एक खास मैनेजमेंट भी तैयार है, न्यूज पर व्यूज का वक्त है। आज हम बात कर रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट के साथ। कैस्ट्रॉल इंडिया एक वेल नोन ब्रांड है, ग्लोबल MNC तो है ऑफ कोर्स, और हम सब इनके ब्रांड से वाकिफ भी हैं। भारत में इन्होंने 1979 में कारोबार शुरू किया था। 330 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, करीब 3000 डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइंट भी हैं इनके पास। ऑटोमोटिव और लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में दिग्गज कंपनी है। संदीप सांगवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ऑफ कोर्स कंपनी के साथ इस सेक्टर में उनका 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी के साथ सर काफी समय से जुड़े हुए हैं, 2012 से कंपनी के साथ हैं, 2020 में MD भी बने थे। एंड ऑफ कोर्स काफी इंप्रेसिव बैकग्राउंड है सर का। NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है इन्होंने, IIM लखनऊ से MBA भी करा हुआ है, और कैस्ट्रॉल के अलावा जिलेट और PNG जैसे बड़ी कंपनीज के साथ भी सर पहले जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। थोड़ी बजट की भी बात चल रही है, बट अदरवाइज ओवरऑल एक डिमांड एनवायरनमेंट पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा। पिछला साल तो हमने देखा ऑटो इंडस्ट्री काफी अच्छा रहा, इस साल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? थोड़े धीमेपन की बात चल रही है इकोनॉमी में ओवरऑल, बट आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो दीपांशु, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। आपको भी सर, थैंक यू। और जैसा आपने पूछा कि इस साल क्या लग रहा है, तो हमारा जहां तक लुब्रिकेंट्स कैटेगरी का सवाल है, तो हमें करीबन 4% ग्रोथ की हमें संभावना है पूरी कैटेगरी में। जो ज्यादा पर्सनल मोबिलिटी से ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को लेके। पिछले साल में जहां पे इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड चैलेंजेस काफी रहे थे, तो हम आशा करते हैं कि ये साल ठीक निकलना चाहिए। अपनी हिंदुस्तान की GDP भी करीबन 6.5-7% पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं लोग। बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें तो वहां तो रिसेशन की बात हो रही है, तो अच्छा साल रहना चाहिए 2023। चलिए, तो अच्छा साल रहना चाहिए 2023 का, ये सर की तरफ से अपडेट आ रहा है। सर कंपनी में भी काफी सारे अपडेट्स हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स की भी मैं बात करूंगा, बट एक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के साथ TVS ग्रुप की जो कंपनी है, आप वहां पर 7% हिस्सा खरीद रहे हैं करीब 490 करोड़ में। थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये क्या है और किस तरह से आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं? तो जो हमने की मोबिलिटी में निवेश किया है 487 करोड़ का 7% स्टेक के लिए, तो की मोबिलिटी एक TVS ग्रुप की कंपनी है। एक TVS एक जाना माना बड़ा प्रतिष्ठित बिजनेस हाउस है, तो हमने उनके साथ टाई अप किया है। तो की मोबिलिटी जो इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट है, जो इंडिपेंडेंट आफ्टर सर्विस एंड मेंटेनेंस मार्केट है, उसको डिजिटाइज करना चाहती है और फ्यूचर में EV के लिए भी तैयार करना चाहती है इस इकोसिस्टम के लिए।
तो अगर मैं कैस्ट्रॉल और की मोबिलिटी देखूं तो हमारे दोनों बिजनेसेस में काफी सिनर्जीज हैं। दो बड़ी ट्रस्टेड ब्रांड है जिसको कंज्यूमर और कस्टमर ट्रस्ट करते हैं। की मोबिलिटी के पास स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, उनके पास लॉजिस्टिक्स है। कैस्ट्रॉल के पास लुब्रिकेंट्स है, कैस्ट्रॉल के पास ब्रांड है और मार्केटिंग कैपेबिलिटी है। तो इन दोनों को मिला के हम अपने ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को बड़े अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशंस दे सकते हैं इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में। तो एक ये मेन हमारा उद्देश्य है। और क्या प्लान है सर प्रोडक्ट्स को लेकर? कुछ और नए प्रोडक्ट्स अब इस समय बाजार में लेकर आ रहे हैं या कुछ और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैस्ट्रॉल एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए मानी जाती है और अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के लिए लेके आते हैं। तो इस साल भी हम 2023 में सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा कि हम कैस्ट्रॉल ऑन लॉन्च करने वाले हैं। कैस्ट्रॉल ऑन एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो ईवी व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड्स हैं, इसमें ग्रीसेस हैं, इसमें कूलेंट्स हैं जो ईवीज के लिए रहेंगे। तो वो हम इस क्वार्टर में लॉन्च करेंगे। दूसरा हम जो कर रहे हैं, एक एसयूवी जो सेगमेंट है वो काफी बढ़ोतरी पे है, तो हम एसयूवीज के लिए भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाएंगे लुब्रिकेंट्स में। तीसरा, जैसा कि पहले हम ऑटो केयर रेंज में ऑटो केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे जो पिछले 1-2 साल में हमने 10 शहरों में किए, तो उसको भी हम नेशनल लेवल पे एक्सपैंड करेंगे इस साल में, ताकि कंज्यूमर्स को कैस्ट्रॉल का भरोसेमंद प्रोडक्ट और कैटेगरीज में भी मिले और अच्छे प्रोडक्ट मिले ऑटो केयर के लिए। और एक और मैं जो जिक्र करना चाहूंगा कि धीरे धीरे हम अपनी कंपनी को सर्विस एंड मेंटेनेंस की तरफ भी लेके जा रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते थे, ताकि हम जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स हैं उनमें और अच्छी तरह की सर्विसेज दे सके अपने कंज्यूमर्स को। तो हमने पिछले 2 साल में करीबन 230 कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस बनाए हैं इस करीबन 90 शहरों में, और करीबन 42 एक्सप्रेस सर्विस स्टेशन जो जियो बीपीएफ की साइट्स पे हैं। तो हम इनको भी बढ़ाएंगे। और ये सब एक इकोसिस्टम हम ईवीज के लिए भी तैयार करना चाहते हैं कि जैसे हमने ईवीज की ट्रेनिंग चालू कर दी अपने मैकेनिक भाइयों के लिए, तो पिछले साल सेकेंड हाफ में हमने करीबन 400 मैकेनिक ट्रेन किए हैं ईवी की मेंटेनेंस करने के लिए ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। चेन्नई में और दिल्ली में शुरू में फोकस रहा है क्योंकि ये हॉट मार्केट्स हैं ईवीज के लिए, तो हम इस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे इस साल। डेवलपमेंट सर, इनफैक्ट मेरा सवाल भी इसी पर था, पर आपने काफी अच्छे से ये डिटेल्स दी कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिछले साल ऑफ कोर्स हमने रिकॉर्ड बिक्री देखी थी ग्लोबली और भारत में, और शेयर जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी कैस्ट्रॉल तैयार है। नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई रेंज ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर कैस्ट्रॉल की तरफ से आ रही है। संगवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और काफी डिटेल्स में अपने कंपनी के आगे के प्लान्स और ऑफ कोर्स बिजनेस आउटलुक पर भी नजरिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू। आइए, ये तो है आपके लिए कैस्ट्रॉल की मैनेजमेंट, और स्टॉक भी देखिए थोड़ा एक्शन में आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अच्छे अग्रेसिव प्लान्स है कंपनी के आगे ग्रोथ को लेकर और प्रोडक्ट बढ़ाने को लेकर भी। 10 की कमाई बची है मुदित जी और हिमांशु जी की तरफ से। मुदित जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। 10 की कमाई में हमने चुना दी BEML। BEML को लॉन्ग करके चलेंगे, बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है, यहां से अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। बजट थीम को लेकर भी इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बनता है, बजट से पहले काफी अच्छा मोमेंटम ये काउंटर दिखाता है, तो BEML को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट बनेगा 1800 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। ओके, तो BEML पर रखिए नजर, ये काउंटर आपको अच्छे गेंस दिखा सकता है। हिमांशु जी, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक सर। दीप, मुझे आज 10 की कमाई के तौर पर जो स्टॉक पसंद है उसका नाम है अनूप इंजीनियरिंग। 1020 से 1022 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, इसमें खरीदारी की जा सकती है। पोजीशनल तौर पर 1980 तक कोई भी डिप मिलता है पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 910 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में नया ऑल टाइम हाई यानी कि 1200 रुपए के पार जाने के लिए तैयार है। तो अनूप इंजीनियरिंग मेरी तरफ से आज एक पोजीशनल तौर पर 10 की कमाई के लिए खरीदारी का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, तो अनूप इंजीनियरिंग यहां पर करें खरीदारी। आज एक्शन में थोड़ा डिप आ जाए तो फिर आप और अच्छे एंट्री लेवल्स भी ले सकते हैं, बट 1200 के अग्रेसिव टारगेट्स इस पर हैं। सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल और एक कैश का ऑप्शन भी है। सुमित जी, वक्त नहीं है बिगुल का, बताएं सर आपकी कॉल्स।
दीपांशु, कैश का ऑप्शन मैं बताता हूँ। पहले कैश का ऑप्शन के अंदर जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है डाबर। डाबर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, एक अच्छी गिरावट के बाद बाउंस बैक पुल बैक के संकेत दिखा रहा है। तो डाबर के अंदर यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। डाबर में 550 वाला कॉल अभी 7 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। डाबर के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जो ऊपर का मूव आएगा उसके अंदर 555 रुपए से लेके 562 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डाबर में 550 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाए 4.5 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 10 रुपए से लेके 14 रुपए तक के टारगेट डाबर में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी कर सकते हैं 550 का कॉल। ओके, और ट्रेडिंग कॉल सर आपकी? ट्रेडिंग कॉल के अंदर जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 56 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नाम है इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इक्विटास बैंक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। इस हफ्ते के अंदर मेरे को लग रहा है कि इक्विटास बैंक के अंदर 60 रुपए से लेके 65 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 53 रुपए 54 रुपए के पास है। 53 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 60 से 65 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर करें खरीदारी। और कैश का ऑप्शन में डाबर की 550 की कॉल आपके लिए। वक्त बस इतना ही है। बाजार थोड़ा अच्छे एक्शन के बाद एक रेंज में ही आपको आते हुए दिख रहा है। 18,000 अब थोड़ी मुश्किल हो रही है निफ्टी को क्रॉस करने के लिए। पिछले 1-1.5 घंटे से उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बट उसके और नीचे नहीं फिसला। ओपनिंग गेंस गिव अप करने के बाद फ्लैट। बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही है, 42,500 के आसपास आप देख रहे हैं। पिछले 1-1.5 घंटे से कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी शुरुआत हुई थी, बट उसके बाद बाजार उन गेंस को होल्ड नहीं कर पाए। देखते हैं सेकंड हाफ कैसा रहेगा हमारे लिए ट्रेड का। बट बगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज स्टूडियो में अपना वक्त देने के लिए। और जैसा आपने कहा, इंपॉर्टेंट हफ्ता है, एक्शन पैक्ड हफ्ता है, तो पूरे हफ्ते आपसे बात तो होती ही रहेगी सर मार्केट के डेवलपमेंट्स को लेकर। राकेश जी, कुणाल जी, पालविया साहब, मुदित जी, हिमांशु जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। क्लोजिंग पर आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। बट जैसा हम रोज की प्रथा है, देश के सम्मान के साथ ही हम शो का करेंगे समापन। आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।